हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। हमारा अतीत, हमारा पास्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अपने अतीत या अपने पास्ट घटी हुई घटनाओं के आधार पर ही उससे शिक्षा लेकर, उससे सबक लेकर या उससे प्रेरणा लेकर हम एक सुनहरा वर्तमान का रचना कर सकते हैं, गोल्डन अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और इसलिए हमें अपने अतीत पर भी ध्यान देना चाहिए। आज हम अपने अतीत के ही कुछ बहुत ही स्वर्णिम क्षणों को लेके आए हैं। आज आपके साथ हम NCERT क्लास 6 चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री इतिहास के अध्याय 7 की आपके साथ चर्चा करूंगा और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य और बहुत ही महत्वपूर्ण राजा के बारे में बात होगी। और इसका शीर्षक है, इस चैप्टर का, इस अध्याय का शीर्षक है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। और ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो हम देखते हैं कि जो सम्राट हैं या राजा हैं वो प्राचीन काल से ही बहुत अधिकांश राजा ही युद्ध के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन क्या इतिहास में ऐसा भी राजा हुआ है जिसने सर्वशक्तिमान होते हुए भी युद्ध का परित्याग किया? तो उसी राजा के बारे में हम चर्चा करेंगे या उसके राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे और इसी संदर्भ में और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो लेसन है उसको फिर से आप सुनिए। आज का लेसन है NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है अशोका एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, यानी कि अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वार। और इसके तहत हम इन महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पहला है अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में हम चर्चा करेंगे कि यह डायनेस्टी क्या होता है या वंश क्या होता है। फिर हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, यानी कि राज्य साम्राज्य से कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे भिन्न हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर रूलिंग द एम्पायर यानी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में हम इस बात को जानेंगे कि व्हाट इज़ ट्रिब्यूट या नजराना। ये नजराना क्या है, ट्रिब्यूट क्या है। अब इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि द एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी, मतलब कि सम्राट और उसकी राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से अशोका यूनिक रूलर, अशोक जो था वह एक बहुत ही अनोखा सम्राट था और कैसे था इस पर चर्चा करेंगे। और इसको समझते हुए हम लोग अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार यानी कलिंग युद्ध का वर्णन हम करेंगे, जिसमें कि अशोक के युद्ध का वर्णन है। अशोक के तो कलिंग उस अभिलेख का भी हम चर्चा करेंगे जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। साथ ही साथ हम थोड़ा अशोक और उसके कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो जानकारी हमको मिल रही है वो धम्मा के बारे में है कि व्हाट इज़ द अशोकाज धम्मा। अशोक ने एक अलग तरह का धम्म का प्रचार प्रसार किया है, तो वो क्या है, अशोका का धम्म क्या है या अशोक का धम्म क्या है, हम लोग जानेंगे। और अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या इसमें संदेश दिया है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ उस समय के लिपियों के बारे में जानकारी लेंगे कि अशोक का जो समय था वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, तो उस समय कौन कौन सी लिपियां हैं। जैसे उस समय आरंभिक ब्राह्मणी लिपि थी, देवनागरी लिपि, बंगला, मलयालम, तमिल, तो सब जानेंगे। साथ ही साथ एल्सवेयर अन्यंत्र में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चित्र हैं और इसमें हम मैप्स पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानचित्र में, और जिसमें कि हम रेशम मार्ग की चर्चा करेंगे। उस समय एक सिल्क रूट था और यह ट्रेड रूट था, यह बहुत व्यापारिक मार्ग था। इसी में हम लोग लुकिंग अहेड में आगे की बात करके चर्चा की गई है। इसमें इंडो ग्रीक क्वाइन के बारे में चर्चा है, माने हिंद एवं का सिक्का,
साथ ही साथ कुषाणा क्वाइन माने कुषाण काल की सिक्का, शका क्वाइन यानी शक काल की सिक्का, और साथ ही साथ सातवाहना क्वाइन यानी सातवाहन काल की सिक्का के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप बहुत ही ध्यान से इस लेसन को देखिए, सुनिए और समझिए और मेरे साथ बने रहिए। यह ज्ञान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह क्लास 6 का सिलेबस है तो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें कि जीके या जीएस पूछा जाता है। और आपको पता है कि जीके और जीएस में हिस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी में यह प्रयास आपके लिए शुरू किया गया है। यह क्लास 6 से क्लास 12 तक के एनसीईआरटी हिस्ट्री की बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन करते हुए और सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन चर्चा करते हुए आपके साथ हम चल रहे हैं। इसलिए इस डॉक्टर AK ओझा चैनल के साथ आप बने रहिए। और अगर अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह चैनल आपको बहुत ही यह लाभ पहुंचाने वाला है और आपके कैरियर को एक सफलतम बिंदु तक पहुंचाने वाला है। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक कहानी है, एक रोशन नाम की उसके रुपये से है और थोड़ा हम लोग पढ़ें और उसके बाद इसी कहानी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले, एकदम कड़क नोट, बहुत अच्छी लगती है। और उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वो बहुत बिल्कुल एक नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। देखिए यही रोशन है, ये देखिए ये रोशन है, देखिए ये बच्ची है और उसी के माध्यम से हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? ये उसके मन में, रोशन के मन में ये प्रश्न उठा कि इस नोट पर ये शेर के चित्र क्यों बने हैं। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यही ये शेर है, देखिए देख रहे हैं ना, ये शेर का दिख रहा है। इसमें 4 शेर है, एक तो पीछे इसलिए दिखाई नहीं देता है और देखिए आगे 3 ये शेर है, देख लीजिए। तो यही शेर का चित्र उस नोट पर बना हुआ है। उसके मन में प्रश्न आया। अब थोड़ा इसको बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, यही है। हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं और इसी टॉपिक पर आपके साथ चल रहे हैं, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जन से शुरू किया है, फिर हम जनपद की चर्चा किए हैं, फिर महाजनपद की चर्चा किए हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज्य है जो साम्राज्य का रूप ले रहा है। अब देखिए, हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो जान जाइए, ये शेर का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चिन्ह, उसको कहाँ रखा गया है? तो सारनाथ में रखा गया है। देखिए सारनाथ है, वाराणसी के नज़दीक है, बनारस में है। देखिए, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये अभिलेख हैं जिसको कि इंस्क्रिप्शन करते हैं और अशोक के निर्देश पर, ये मौर्य वंश का शासक, मौर्य वंश के राजा हैं एक अशोक, और उन्हीं के निर्देश पर ये बना हुआ है। तो इसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर देता। अशोक का नाम याद कर लीजिए और इसको पत्थरों पर इस अभिलेख को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। और देखिए, इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ये भी थोड़ा इस बात पर ध्यान दें, आखिर ऐसा क्या बात है कि जो अशोक का राज्य था
उसको साम्राज्य क्यों कहते हैं, या अशोक जो था वो मौर्य डायनेस्टी का था, तो मौर्य राज्य को मौर्य साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ये भी समझने की बात है। अब देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, यानी 2300 ईयर्स एगो। तो ये देख लीजिए कि जिस पर अशोक ने शासन किया उसके जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और वो कब किए थे, तो ये लगभग 2300 साल पहले इसकी स्थापना किए थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाणक्य नाम को आप यहाँ पर ज़रूर इसको नोट कर लीजिए, और इसको इससे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए चाणक्य, और चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, तो ये भी नाम आपको याद होना चाहिए। और चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की है और उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायनेस्टी आ गया कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि हम थोड़ा डायनेस्टी के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो ये डायनेस्टी क्या है इसको समझना है, तो ये देखिए यही डायनेस्टी है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर आइए आगे बढ़िए, डायनेस्टी के बारे में पढ़ लीजिए। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का राजा कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हैं। ऐसे तो इस राजवंश आगे भी चला है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण राजा हैं, और वो हैं, ये तो पहले चंद्रगुप्त हुए जो इसके वंश के संस्थापक भी हैं, और आपने देखा उन्होंने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो फिर चंद्रगुप्त हैं, उनके पुत्र का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुए। एक और नाम आता है और स्टूडेंट बहुत ही उसमें कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, बिंबिसार। तो बिंबिसार की चर्चा हमने पहले किया था, और बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे और जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु थे, तो वो मगध के राजा थे, ठीक है, मगध में हर्यक वंश के। और यह चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, और हालांकि उनकी भी राजधानी ये पाटलिपुत्र ही थी, और चंद्रगुप्त थे, उनके पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। तो इस कहानी में विशेष रूप से अशोक की चर्चा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ों की चर्चा है। देखिए साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। यहाँ पर एक मैप है और उस मैप पर आपके साथ मैं आ रहा हूँ, और उसमें बहुत सारे नगर थे और नगर को इस मैप में काले बिंदु से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो जो नगर थे उसमें पाटलिपुत्र भी था जो कि राजधानी था, यह आपके नगर की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। फिर उज्जैन और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण नगर भी थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो ये तक्षशिला बहुत इम्पोर्टेंट है कि तक्षशिला जो था वह देख लीजिए कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो ये एक उज्जैन भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। और आगे आइए, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर ये भी है, ये आपको मैं यहाँ देखिए हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था।
वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। जीविका मतलब अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न देख लीजिए भाषाएं बोलते थे। भाषाएं मतलब लैंग्वेज। और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब आइए थोड़ा मैप पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ देखिए जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं में दिखाया गया है। ये सारे जगह साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। तो ये थोड़ा मैप को देखिए और समझिए। यहाँ पर शिलालेख मिले हैं, इसको लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पर देखिए लंपक है, साथ ही साथ देखिए ये कंधार है, फिर आप देखिए मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, ये देखिए तक्षशिला जो काले रंग का है, ये वहाँ का महत्वपूर्ण नगर है जिसकी चर्चा हम ऊपर किए हैं। और जो लाल रंग में है वो अशोक के सब पत्थरों पर अभिलेख है। ये देखिए कलसी है, ये टोपरा है, मेरठ है, ब्रह्मपुर है, जो बहापुर है दिल्ली के पास है, लुम्बिनी है, रामपुरवा है। यही देखिए लुम्बिनी जो है यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। ये देखिए सारनाथ है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपना पहला शिक्षा यहीं पर उन्होंने दिया था। देखिए लौरिया अरराज है। ये देखिए पाटलिपुत्र है जो मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। ये देखिए कौशाम्बी है, इलाहाबाद के ही पास है। ये देखिए रूपनाथ है। ये देखिए सांची है, सांची का स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए आपका पनगुरिया है। ये देखिए गिरनार है, जूनागढ़ में है, ये गुजरात में है। ये देखिए सपारा है, ये सन्नती है। ये देखिए कलिंग है जहाँ पर युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद अशोक ने कहा जाता है उसने युद्ध का त्याग कर दिया। और ये देखिए धौली है, ये जौगढ़ है, ये देखिए एरागुडी है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है। ये सब साउथ इंडिया में है, आप ये सब देख रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि अभिलेख क्या है। और ये जो भी अशोक के अभिलेख मिले हैं एक्चुअली अशोक के इसमें उपदेश हैं, उसमें धम्म है, शासनादेश हैं और ये अशोक के राज्य में ही थे। देखिए ये कंधार भी है, ये लंपक भी है। तो ये सभी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये सब क्षेत्र आते थे। तो मैप के आपने जानकारी लिया। अब आइए राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भाई ये जो राज्य शब्द है ये साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। इसमें 2 पॉइंट बताया गया है। पहला, चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। संसाधन मतलब रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट है कि इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। तो यही चूँकि होते हैं इसलिए उनको टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी चाहिए। अब साम्राज्य का प्रशासन पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें और मैंने आपसे ये शुरू में बताया कि इन सब चीज़ों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। चूँकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, यानी अपॉइंटमेंट करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे, पनिशमेंट देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप का पर नज़र रखते थे। तो राजा उसका प्रशासन बहुत ही चुस्त था। संदेशवाहक होता था और ये संदेशवाहक जो था एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। साथ ही साथ राजा के जो जासूस होते थे, स्पाई होते थे, अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब यहाँ देखिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे छोटे क्षेत्र या में प्रांत में बटे हुए थे।
यानी कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो ये देखिए एक शब्द आया है प्रांतीय राजधानी, मतलब ऊपर के बाद शासन में एक तरह से अच्छे तरीके से प्रशासन चले, इसलिए कुछ प्रांतीय राजधानियाँ बनाई गई थी, जो उसमें तक्षशिला और उज्जैन का नाम प्रमुख था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो ये सब बात समझने वाली है कि जनरली गवर्नर के रूप में या राज्यपाल के रूप में राजकुमारों को भेजा जाता था, लेकिन फिर भी जो स्थानीय परंपरा थी, स्थानीय ट्रेडिशन था और नियम था, उसको माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि देख लीजिए आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते हों। अब थोड़ा नजराना क्या है समझ लीजिए। हम इस पर आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि इस पर चर्चा करेंगे, जिसको ट्रिब्यूट भी कहा जाता था अंग्रेजी में। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब थोड़ा सा राजधानी में सम्राट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या है, देखिए और इसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपका ध्यान बना रहे कि इसी पॉइंट को हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए मेगास्थनीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ये एक ट्रेवलर है और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया, देखिए बताते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर था, ये चंद्रगुप्त कह रहे हैं, सिकंदर का ये सेनापति था। तो इसको नाम को याद कर लीजिए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, एम्बेसडर था मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है और उसको इंडिका नामक उस पुस्तक का नाम हम बोलते हैं। यहाँ पर उसके विवरण का एक अंश दिया जा रहा है। देखिए, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। साथ ही साथ उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, तोता पैरट, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे अब थोड़ा पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना है, के बारे में कुछ जानते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, यानी 570 बुर्ज हैं और 64 यानी 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, काठ यानी लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर वर्णित किया गया है और
ये देखते हैं, यही जो आधुनिक पटना है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। आगे बताया गया है कि यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, इस पर आप थोड़ा सोचिए। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अब हम चर्चा करेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट था और ये क्यों उसको एक अनोखा सम्राट समझा गया, इस पर थोड़ा हम गौर करें। और देखिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अशोक एक अनोखा सम्राट। देखिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिलेख, जिसे हम इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, और इनके द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने वाले अशोक पहले शासक थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में हैं, तो ये भी बात गौर करने वाली है। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर साइडर एरिया में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है और यह भी हमें अब पता चलता है अशोक के अभिलेख से। और इसलिए अभिलेख जो होते हैं वो सुरक्षित होते हैं और इतिहास को एक अच्छी तरह से समझने में काफ़ी मददगार भी हैं। तो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक अभिलेख मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इसे समझने का प्रयास करें। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अशोक खुद ये बात बताता है कि राजा बनने के 8 साल बाद उसने कलिंग का युद्ध किया। तो देखिए, 8 साल बाद, इसको हमें हाईलाइट कर रहा हूँ कि कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों, ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि अशोक को क्यों अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मण भी मारे जाते हैं। तो ये अशोक यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो यह स्पष्ट रूप से अशोक ने यहाँ पर वर्णन किया है और अशोक बताता है कि अब मैं धर्म का पालन करने का निश्चय किया हूँ। और साथ ही साथ अशोक आगे बोल रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले में उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, तो ये बात यहाँ से हम समझ सकते हैं। अशोक स्पष्ट लिखते हैं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना आसान है और दिल जीतकर हम जितना विजय पा सकते हैं उतना बलपूर्वक नहीं पा सकते, या अगर पाते भी हैं तो दिल जीतकर विजय को पाना बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। और इसलिए अशोक भविष्य में भी ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे
मेरे बाद मेरा मेरा जो बेटा हो या मेरा जो पोता हो, वे लोग भी धम्म का अनुसरण करें और युद्ध न करें। तो ये चीज़ है। धम्म शब्द जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपसे पूछा जाता है तो इसको आप समझिएगा कि धम्म जो शब्द है वो संस्कृत का ही प्राकृत रूप है। तो देखिए, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब थोड़ी बात को और आगे बढ़िए और देखिए अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में बहुत ही डिटेल में यहाँ पर चर्चा किया गया है। अशोक का कलिंग युद्ध खुद ही हाईलाइट किया गया है, और लेकिन फिर भी मैं इसको हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका ध्यान रहे कि यहीं देखिए हमारा यहाँ से स्टडी शुरू हो रही है। इसको थोड़ा सा देखिए। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि कलिंग और कुछ नहीं बल्कि प्राचीन उड़ीसा ही है, और उसी को उस समय कलिंग कहा जाता था। और यहाँ पर मानचित्र 5 है और पृष्ठ 68 में आप इसको देख सकते हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे भी। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। और वितृष्णा मतलब कुछ से एक तरीके से युद्ध लड़ने से मन हट गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब अशोक का धम्म क्या था, इस पर हम थोड़ा चर्चा करें कि अशोक का धम्म क्या था, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा और इस पर यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा किया गया है। एक और देखिए कि यहाँ पर एक उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए। यह बिहार के रामपुरवा में मिला है और एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना। ये देख सकते हैं, ये जो एक वृषभ यानी बैल का, ऑक्स का मिला हुआ है, और यह मौर्यकालीन स्तंभ का ही एक हिस्सा है। बिहार के रामपुरवा में ये देखिए मिला हुआ है और अभी इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब आइए, अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था, देखिए इसको साइड में कर देता हूँ कि आप आराम से इसको समझिए। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। अशोक जो हैं वो बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे, और वो बताते हैं कि वो इसी तरीके से शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे जिस तरीके से कि पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए, देखिए ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, और इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो ये जो धम्म महामात है, ये धर्म महामात्र शब्द से निकला हुआ है, और ये देखिए ये धर्म महामात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिए थोड़ी सी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अशोक ने इसकी नियुक्ति की है, और ये जो है धर्म महामात्र जो है, और ये लोग जब घर घर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, माने इंस्क्राइब करा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस
तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अशोक सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि विदेशों में भी वे अपने दूत को भेजते हैं, और मुख्य रूप से वो सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में तथा श्रीलंका में अपना दूत भेजते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ मैप में भी चित्र दिया गया है, इसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय ये देखिए अशोक ने सिर्फ मनुष्य के साथ साथ जानवरों के प्रति भी चिंतित थे और उनके भी चिकित्सा के लिए और उन्होंने व्यवस्था कराई है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात समझ में आए कि प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश है। देखिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। तो ये अशोक अपनी प्रजा को संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ अशोक आगे इसमें बताते हैं कि यहाँ देखिए, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बनाया या बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताइए जो आज भी प्रासंगिक हैं, ये बच्चों से पूछा जा रहा है। देखिए, ब्राह्मणी लिपि के बारे में कुछ बताया गया है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, और ये देख लीजिए यहाँ पर देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मणी लिपि है, देखिए यही है। फिर ये देखिए, ये अ है, बंगला में अ ऐसे लिखा जाता है, ये मलयालम में अ ऐसे और तमिल में अ ऐसे लिखा जाता है। लगता है कि सभी का एक दूसरे से बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अब यहाँ पर साइडेड में एल्सवेयर में कुछ बातें बताई गई हैं, इसको भी मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये अन्यत्र मैं पढ़ रहा हूँ और मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए कि यही चीज़ पढ़ रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैयों से कैसे भिन्न था, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसमें कुछ उपयोगी शब्द आए हुए हैं, उन पर ज़रूर आप सोचिएगा। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धर्म, ये सब चीज़ें हैं। और अब यहाँ पर
ये क्वेश्चंस है, आप इसको कीजिए। एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि सब क्वेश्चनों की चर्चा भी होगी, लेकिन एक बार आप अपने से इसको प्रयास कीजिए। और ये देखिए कुछ मैप है जिसमें रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हैं। ये सिल्क रूट है, बहुत ही जाना जाता है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। और ये देखिए ये सिल्क रूट को दिखा रहा है और इस तरीके से उस समय व्यापार होता था। ये देखिए जो रेड लाइन है ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे, और जो ग्रीन लाइन है ये मार्ग कुषाण शासकों के नियंत्रण में थे। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये जो कलर है ये हल्का आपको ग्रीन और येलिस पर है, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। फिर देखिए ये डार्क रेड जो है यहाँ पर, ये देखिए ये मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और देखिए यह जो कलर है, इन मार्गों में रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये मार्ग ईरान फारस शासक, देखिए ये सब जो है रेड है, ये ऐसे है। तो इसको आप समझिए और इस मैप को थोड़ा अध्ययन करना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर भी देख लीजिए ये रूट जा रहा है, और व्यापारिक रूट उस समय के हैं। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जो साउथ इंडिया के जो पोर्ट थे वो काली मिर्च और मसालों के निर्यात के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मानचित्र में देखिए पोडुका शब्द आया है, देखिए यहाँ पर पोडुका है और ये पूछता है। तो पोडुका दक्षिण भारत में है, इसको आप अरकमेडु का ये रोमन नाम था। तो पोडुका जो था वो अरकमेडु को ही लोग रोमन भाषा में पोडुका बोलते थे। तो इसको मैप में आप देखिए। फिर ये आगे की बात है, थोड़ा इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वाइंस के बारे में बताया गया है, तो इसे थोड़ा समझ लीजिए। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन था। हिंद यमन मतलब इसी को इंडो ग्रीक राजा बोला जाता है, किंग्स बोले जाते हैं। और इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब इंडिया में शासन आए हैं। हिंद यूनानी है और ये हैं। आगे पढ़िए। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, यानी कुछ राज्य जो हैं लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। यानी गुप्त शासकों के आने तक ये सब राज्य टिके रहे थे। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में कुषाणों के बारे में और अधिक हम लोग जान पाएंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। देखिए ये पुष्यमित्र शुंग हैं, यही मौर्य वंश के बाद आते हैं और पतंजलि इनके गुरु थे। इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। तो मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग थे और यही मौर्य वंश के जो अंतिम शासक प्रियदरथ की हत्या करके और 185 BC में शुंग वंश की स्थापना की। तो उसी के बारे में चर्चा है। शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। ये सातवाहन वंश भी आया है, ये भारत में इन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशे का भी इन्होंने सिक्का चलाया था। तो सातवाहन शासकों के साथ युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले पश्चिमी भारत, यहाँ पर देख लीजिए, लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले
मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। ये वंश का नाम आपको जरूर याद रखना है। वो देखिए वाकाटक वंश आया है, सातवाहन वंश हो गया, यहाँ पर आपने देखा कि शुंग वंश है, हिंद यवन शासक हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे आइए, यहाँ पर दक्षिणी भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व, यानी दक्षिणी भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले, यानी लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें समान स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुईं। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब बातें हो रही हैं। ये देखिए क्वाइंस के बारे में एक बार और आपको देखिए, ये हिंद यवन सिक्का था, माने इंडो ग्रीक का क्वाइंस था। इसका देख लीजिए, ये देखिए साइड आ जाइए, कुषाण का सिक्का देखिए, ध्यान से देखिए। ये देखिए शकों का सिक्का था, शक शासकों ने ऐसा सिक्का चलाया था। ये देखिए सातवाहनों का सिक्का था, मतलब सातवाहन शासक ऐसा सिक्का चलाए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर हमने चर्चा किया है। इसमें कई राजवंशों की बात हुई है। इसको आप लोग बार बार पढ़िए और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण सब ये चैप्टर है। ये क्लास 6 के बच्चों का है, तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का, और जिसमें उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, या अगर वो जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें भी हिस्ट्री से इन सब चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बार बार पढ़िए। साथ ही साथ मैं NCERT क्लास 6 से क्लास 12 तक का ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ आप बच्चों के लिए, और GK के लिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको हिस्ट्री में कंसेप्ट क्लियर हो और कहीं से क्वेश्चन या ऑप्शनल में या GK के लिए पूछा जाए, या जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनको क्वेश्चन आए, तो सभी के काम का चीज़ है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। और इसके पहले वाले चैप्टर को भी हमने किया है, सभी का हम लिंक इसके आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, और वहाँ से आप इसके पीछे वाले चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर AK ओझा चैनल के साथ आप बने रहिए। आपको इस पढ़ाई से बहुत ही लाभ होने जा रहा है, तो इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए। और अगर अभी तक इस चैनल को, डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई आपका कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। थैंक यू।